दोस्तों एक समय था जब रशिया भारत के लिए सबसे बड़ा डिफेंस एलाई था। इवन खाली डिफेंस नहीं बल्कि कई तरीके के सिविलियन सेक्टर में भी केवल मात्र भारत को रशिया ही मदद करता था। पर दोस्तों अब धीरे धीरे करके समय बदल रहा है। भारत काफी हद तक डिफेंस के मामले में जहाँ पे आत्मनिर्भर हो रहा है तो वहीं पे अब भारत ऐसे ऐसे सेक्टर में भी रशिया से दूर हो रहा है जहाँ पे एक समय तक केवल मात्र भारत रशिया के साथ ही आगे बढ़ता था। रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे सेक्टर में फिलहाल भारत रशिया का साथ छोड़ के अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहा है, खास करके स्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर में। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर सेक्टर में भारत आज जिस स्थान में है वहां तक पहुंचने में रशिया की तरफ से काफी मदद किया गया। दूसरी तरफ भारत में कई सारे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रशिया के ही मदद से बनाया गया और जहाँ पे रशियन रिएक्टरों का ही इस्तेमाल हो रहा है। जबकि न्यूक्लियर सेक्टर में फ्रांस की तरफ से भी भारत को काफी मदद किया गया और फ्रांस का भी भागीदारी भारत के न्यूक्लियर सेक्टर के डेवलपमेंट में काफी अधिक है। बाकी रहा स्पेस के सेक्टर तो दोस्तों एक समय भारत अपने स्पेस सैटेलाइटों का लॉन्च सोवियत यूनियन से करवाता था। इवन भारत के जो प्रथम स्पेस यात्री या फिर कहे तो एस्ट्रोनॉट स्पेस गए थे वो भी रशियन रॉकेट पे ही गए थे। पर दोस्तों अब समय के साथ साथ भारत की जरूरत बदल गया है और इन्हीं कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि भारत न्यूक्लियर और स्पेस सेक्टर को और डेवलप करने के लिए रशिया से आगे बढ़ के अमेरिका के साथ समझौता कर रहा है। हाल ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में स्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर में एक साथ मिलकर काम करने को लेकर समझौता हुआ है। दोनों देश एक साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का जहां पे डेवलपमेंट करेगा तो वहीं पे बताया जा रहा है कि इससे डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के साथ साथ इसका एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। और स्पेस के फील्ड में बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने के लिए वादा किया गया है। हालांकि दोस्तों यही वो अमेरिका है जो एक समय तक भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने को लेकर बाधा बना हुआ था। हालांकि अगर दोनों देशों के स्पेस कोलैबोरेशन को देखा जाए तो ये आज का नहीं बल्कि काफी समय पहले का है और रिपोर्ट के मुताबिक नासा और इसरो मिलकर नासार नामक एक सैटेलाइट का भी डेवलपमेंट कर रहा है जो कि अगले साल मतलब साल 2024 में लॉन्च होगा। दूसरी तरफ दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टरों के मामले को अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से तो लंबे समय से भारत के साथ न्यूक्लियर फील्ड में काम करने को लेके कहा तो जा रहा है, लेकिन इसका असल मकसद अमेरिका के रिएक्टरों को भारत को बेचना था। पर अमेरिका के लंबे प्रयास के बावजूद भारत की तरफ से अब तक अमेरिका के रिएक्टरों को परचेज नहीं किया गया और भारत इन सेक्टरों में केवल मात्र फ्रांस और रशिया के साथ ही मिलकर काम किया। पर अब बताया जा रहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों को अमेरिका भारत के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करना चाहता है। हालांकि जॉइंट डेवलप मैकेनिज्म में अगर अमेरिका भारत के साथ आगे बढ़ता है तो शायद भारत भी इस सेक्टर में अमेरिका के साथ आगे बढ़े। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर असल में फैक्ट्री मेड ऐसा रिएक्टर होगा जिसे कि फैक्ट्री से बना के डायरेक्टली ले जाके किसी जगह में भी सेटअप किया जा सकेगा। और दोस्तों ऐसे रिएक्टर असल में 300 मेगावाट क्षमता या उससे कम क्षमता वाला होगा। अब दोस्तों ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ये फिलहाल कई सारे देशों के फोकस का केंद्र बिंदु बना हुआ है और रशिया के रोस्टम से शुरू करके फ्रांस के कंपनी EDF और यूएस बेस्ड नास्केल एनर्जी जैसे कंपनी भी ऐसे मॉड्यूलर रिएक्टरों को बनाने को लेके प्रयास चला रहा है। हालांकि भारत के जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो भी अपने ही बलबूते पे ऐसे सिमिलर रिएक्टरों को डेवलप करने को लेके प्रयास चला रहा है। दोस्तों ग्लोबल न्यूक्लियर रिएक्टरों के मार्केट में ऐसे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इसका चाहत फिलहाल काफी अधिक है, क्योंकि दोस्तों ये जो रिएक्टर है इसे बनाने के लिए कम से कम समय लगता है, साथ में ये जो पावर जनरेशन का पीरियड है ये अधिक है और इसका रिस्क फैक्टर भी काफी कम है। और कई सारे परमाणु विद्युत वाले जो कंपनी है वो ऐसे स्मॉल रिएक्टरों को लेके अपना तलाश कर रहा है ताकि सुंदर से सुंदर फैसिलिटीज को छोटे से छोटे एरिया के लिए बनाया जा सके। हालांकि फिलहाल ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों के मामले में अगर देखा जाए तो रशिया सबसे आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का पहला लैंड बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसे कि RITM-200N नाम दिया गया है वो साल 2028 में रशिया के जो आर्कटिक रीजन है वहां पे कमीशन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में जब मुलाकात हुआ था तब भी ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी को लेके काफी जोर दिया गया और दोनों देशों के प्रधानों को ही पता है कि आने वाले समय में डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी कितना अधिक जरूरत है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अमेरिका की तरफ से भारत को न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर स्पेशल कंसेशन दिया गया है, जिस कारण की वजह से भारत एक नॉन NPT साइन देश और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ना होने के बावजूद न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर के मामले में कई तरीके के बेनिफिट हासिल कर पा रहा है। हालांकि इस तरीके के कंसेशन से पहले ही रशिया और फ्रांस जैसे देश भारत को काफी हद तक न्यूक्लियर फील्ड में मदद कर चुका है और दोस्तों उन्हीं कारणों की वजह से ही आज भारत न्यूक्लियर फील्ड में इतने आगे है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कई सारी जगहों में रशियन न्यूक्लियर रिएक्टरों के साथ प्लांट जहाँ पे ऑपरेट हो रहा है तो वहीं पे रशिया के
के द्वारा मतलब रोस्टम के तरफ से भारत में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में लगाया जा रहा है, जिनमें ऑलरेडी 2 पावर जनरेट कर रहा है जबकि 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि अमेरिका की कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन और भारत के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 6 और एटॉमिक पावर स्टेशन को लेके बातचीत कर रहा है। और दोस्तों ये 6 पावर प्लांट बनाने को लेके अगर अमेरिका को सफलता मिल जाता है तो ये अमेरिका के लिए भारत में सबसे बड़ा और सबसे पहला सफलता होगा, जिसके बाद भारत में स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट, रशियन और फ्रेंच न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ अमेरिकी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होगा। इसके अलावा आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अमेरिका की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल करवाया जा सके। और दोस्तों अमेरिका खाली एकमात्र ऐसा देश नहीं जो भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने को लेके भारत को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि कई सारे देश और भी है। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए सबसे बड़ा बाधा है चाइना। जबकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बाकी देशों में से सबसे अगर कोई देश बढ़ चढ़ के भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल करना चाहता है तो वो अमेरिका ही है। दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेस सेक्टर में रशिया के द्वारा भारत को जिस तरीके से मदद किया गया है उस तरीके से तो कोई भी देश अब तक भारत को मदद नहीं कर सका। इवन दोस्तों भारत के जो पहला स्पेस सैटेलाइट था मतलब आर्यभट्ट, इसे भी रशिया के तरफ से ही लॉन्च किया गया था और लॉन्चिंग के लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था वो भी रशियन था। हालांकि दोस्तों अब नासा भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन अब तक नासा के तरफ से ऐसा कोई भूमिका नहीं निभाया गया जिससे कि हम कह सके रशिया के जो भूमिका इसरो के साथ है उसे नासा रिप्लेस कर सकेगा। हालांकि दोस्तों नासा के मुकाबले में तो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के तरफ से भारत के साथ मिलकर अधिक काम किया गया है, पर फिलहाल अगर स्पेस सेक्टर को देखा जाए तो यहाँ पे नासा का जो उपलब्धि है वो बाकी देशों के मुकाबले में कई दशक आगे है। और इस कारण के वजह से अगर भारत को मतलब इसरो को स्पेस सेक्टर में बड़ा अचीवमेंट हासिल करना है तो नासा के साथ कुछ ना कुछ तरीके से तो काम करना अवश्य होगा। साल 2023 में नासा और इसरो के द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेकर एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। हालांकि दोस्तों भारत के जो पहला स्वदेशी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है मतलब गगनयान, इसमें भी अगर मदद किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वो है रशिया। आप लोगों को पता होगा कि रशिया में ही भारत के एस्ट्रोनॉट्स के ट्रेनिंग हो रहा है और दूसरी तरफ भारत के जो गगनयान मिशन है इसमें जिन इक्विपमेंटों को इंपोर्ट किया गया है वो भी रशिया से ही किया गया है। हालांकि जो स्पेस लॉन्च है वो भारत से होगा, स्पेस रॉकेट भी भारत का होगा और जो स्पेस शटल या फिर कहे तो जो कैप्सूल के द्वारा ये एस्ट्रोनॉट कुछ दिन के लिए स्पेस में रहेंगे वो भी भारत के द्वारा ही बनाया जा रहा है। पर दोस्तों चाहे जो भी हो, जब पहला कोई भारतीय स्पेस में गए थे तो उन्हें स्पेस तक ले जाने के लिए रशिया की तरफ से जो मदद किया गया था वो शायद ही कोई भारतीय कभी भूल सकेंगे। दोस्तों 1984 में जब इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस गए थे तब उनके स्पेस ट्रैवल के पीछे रशिया के रोसकॉस्मोस के ही हाथ था और रशियन एस्ट्रोनॉट्स के साथ या फिर कहे तो कॉस्मोनॉट्स के साथ रशियन रॉकेट में और रशियन कैप्सूल में ही राकेश शर्मा स्पेस पहुंचे थे। दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि नासा को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादातर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो भारतीय ओरिजिन का है। मतलब एक तरीके से ब्रेन ड्रेन के लिए भी नासा काफी हद तक जिम्मेदार है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन भारतीयों का भूमिका अगर नासा में नहीं होता तो शायद नासा आज इतने आगे नहीं पहुंच पाता। हालांकि दोस्तों अब आगे बढ़ने के लिए भारत को अपने पुराने स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा और शायद रशिया को छोड़ के अमेरिका जैसे देश के साथ भी कई सारे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पर मेरा मानना यह है कि एक नए दोस्त के लिए किसी पुराने भरोसेमंद दोस्त को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अगर भारत अमेरिका के साथ आगे बढ़ के कुछ चीजों में फायदा हासिल कर रहा है तो यहाँ पे भारत को उन फायदों को हासिल करना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से रशिया को नुकसान पहुंचाने का अगर कोई इरादा हो तो भारत को वहां से पीछे हट जाना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर जो ये 2 सेक्टर में काम कर रहा है ये क्या रशिया के लिए कोई बड़ा झटका होगा या फिर ये नॉर्मल है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।